नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे NCERT क्लास 9th की आपका जो बुक है समकालीन भारत भाग 1 यानी कि भूगोल कह सकते हैं उसको। उसका अध्याय 1 का हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो आपके अभ्यास के हों या फिर चैप्टर के बीच के। और चैप्टर का हमारा नाम है, पहला चैप्टर है भारत आकार व स्थिति। यहाँ पे वह है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वह है, इसको कट कर लीजिएगा। भारत आकार व स्थिति यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो। इसके पहले हम देखेंगे सबसे पहले प्रश्न अभ्यास, यानी कि पाठ्य पुस्तक से जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके बीच में आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, तो एक बार चैप्टर ज़रूर रीड किया करिए। चैप्टर रीड करेंगे तो जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चा चैप्टर रीड करके देख रहा होगा वीडियो, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ कम समझ में आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो एक बार चैप्टर रीड जरूर किया करिए, पढ़ के जरूर आया करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, कर्क रेखा। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो आप सभी को मैं यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक बता दूँ। याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पे गमछा झार यानी कि ये एक आपका ट्रिक है। जिन जिन राज्यों से होके गुजरती है उन राज्यों का नाम मित्र पर गमछा झार अगर आप देखेंगे तो आपके सारे राज्य आएंगे। मित्र पर गमछा झार आ रहा है ना लास्ट में, तो र से राजस्थान होता है, ठीक। मित्र पर गमछा, छा से छत्तीसगढ़ होता है, त्र से त्रिपुरा होता है, मित्र। लेकिन उड़ीसा आप देखेंगे मित्र पर गमछा झार में कहीं नहीं आता, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद है, आप यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को अगर आंसर देना, मैं यहाँ पे देखिए नीचे सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा भी चुका हूँ आपको। पहले का ख जो मैंने आपको उड़ीसा दिखाया था, दूसरे का क है, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 97.25 पूर्व। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो किस देश को छूती है? आपको पता है कि उत्तराखंड भी आपको नेपाल से टच मिलेगा, उत्तर प्रदेश भी नेपाल से टच मिलेगा, बिहार भी नेपाल से टच मिलेगा, पश्चिम बंगाल भी आपको नेपाल से टच मिलेगा उसकी सीमा, और सिक्किम का भी जो बाउंड्री है वो भी नेपाल से टच मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको देखने को मिलेगा ग, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे? आपको पता है कि कवरत्ती जाना है अगर, तो रास्ते में क्या पड़ेगा? लक्षद्वीप पड़ेगा। इस क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन का आंसर ख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है चौथे क्वेश्चन के सामने आपका ख। और पांचवा भी क्वेश्चन है, देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कौन सा देश है? आपको पता है भूटान भी का जो बाउंड्री है वो भारत से लगता है, बांग्लादेश का भी टच होता है भारत से, नेपाल का तो कई राज्यों से टच होता है, तजाकिस्तान है जो वो भारत के किसी भी राज्य से टच नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो ख हो जाएगा तजिकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मैं यानी कि शॉर्ट आंसर देना है आपको, जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के। तो पहला है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अरब सागर की बात की जा रही है, यानी कि पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, और बंगाल की खाड़ी यानी कि लगभग आपको पूर्वी घाट की बात की जा रही है। तो अरब सागर में आपको पता है लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। तो ये द्वीप समूह है आपके अरब सागर में लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दक्षिण में अगर बात की जाए तो कौन सा द्वीपीय देश है? तो सबसे नज़दीक में श्रीलंका है, उसके बाद थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मालदीव है। ये दोनों देश आपके दक्षिण में द्वीपीय देश हैं। दूसरा क्वेश्चन था, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यहाँ पे कौन से स्थान पे आता है। तो उससे पहले जितने भी देश होंगे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े होंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे रूस भारत से बड़ा है, कनाडा तो बड़ा है ही क्षेत्रफल की दृष्टि में, अमेरिका बड़ा है, चीन बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। यानी कि यहाँ पे 6 देश जो हैं वो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर भारत का
क्षेत्रफल आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। यानी कि यहाँ पे आपको उत्तर पश्चिमी बताना है, उत्तरी पड़ोसी देश का नाम बताना है और उत्तर पूर्वी देश का नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारे में अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके है तो पश्चिम में भी है। उसके बाद अगर उत्तरी देश की बात की जाए तो उत्तर में आपको पता है चीन है, चीन का तिब्बत क्षेत्र है, नेपाल है, भूटान है। ये सीधे सीधे उत्तर की तरफ दिखेगा आपको। और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उत्तर पूर्व में आपको पता है कि म्यांमार है, सबसे देखेंगे उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये हो गया आपका उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश। उसके चौथा क्वेश्चन है, भारत में किन किन, देखो ये है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो ट्रिक याद करिए, मित्र पर गमछा झार। आप ये ट्रिक अगर याद रखेंगे तो कर्क रेखा आपको कभी नहीं भूलेगी कि किन किन राज्यों से गुजरती है। इसका आंसर भी यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ। चौथे क्वेश्चन का देखिए आंसर है, कर्क रेखा गुजरात, मित्र पर ग से गमछा होता है, म से मित्र में म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है जो मित्र पर गमछा, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड यानी झार जो था झारखंड हो गया, मित्र पर प से हो गया पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, और मित्र पर गमछा म से हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया था, और मित्र से जो था उसमें मिजोरम था। तो कितने राज्य हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार आपके टोटल यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। जाहिर सी बात है, पूर्व में पहले सूर्य उगेगा और गुजरात आपका पश्चिम में है एकदम, तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा देर में उगेगा। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आता है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्य देखा जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे समय अंतराल नहीं है, पूरे भारत में एक ही समय टाइम पीरियड है। तो स्पष्ट करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग में के बीच समय का जो 2 घंटे का अंतर है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियाँ एक ही समय दर्शाती हैं। आपको पता है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही देश के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम है, यानी कि कहीं पे कुछ टाइम समय होगा, उसके दूसरे हिस्से में कुछ समय घड़ी दिखाएगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत के पूर्वी राज्यों में जो समय दिखाएगा वही पश्चिमी में दिखेगा, जो उत्तर में दिखेगा वही दक्षिण में दिखेगा। पूरे भारत में आपको एक ही समय दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अक्षांश के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दर्शाती हैं। यानी कि यहाँ पे किसी पूर्वी या पश्चिमी देश राज्य को लेके यहाँ पे समय नहीं डिसाइड किया गया है। यहाँ पे जो 82 अक्षांश है उसको लेकर डिसाइड किया गया है कि समय पूरे देश में कितना होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है भूमार्ग एवं पर्वतीय दर्रों के द्वारा। वही भाग इसे उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्वी एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति में प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामानों के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और देशमलव प्रणाली संबंधित विचार
इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा है। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्री तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराया गया है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि एक ऐसा महासागर है, अकेला महासागर जो किसी देश के नाम पे रखा गया, वो हिंद महासागर है। बाकी कोई भी ऐसा महासागर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, किसी देश के नाम पे नहीं रखा गया। लेकिन हिंद महासागर भारत देश के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। ये आप लोगों को गर्व की बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानचित्र कौशल। दिए गए मानचित्र की सहायता से पहचान करिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति, द्वीप समूह। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तीसरा कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। चौथा भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। पाँचवां है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। छठवां है भारत का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। सातवां है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। और आठवां है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। और नौवां है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, आप लोगों को फ्यूचर में भी जीके के क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मानचित्र है, मैं थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे करने को कोशिश करूँगा, दिखा दूंगा एक एक करके। यहाँ पे पूरा मानचित्र है। कर्क रेखा यहाँ पे जैसे देखिए गुजरात से गुजरी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये आपका मिजोरम, इनसे गुजरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर भी है, पहले क्वेश्चन का उत्तर। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति द्वीप समूह। तो आपको मैं पहले ही क्वेश्चन ये वाला बता चुका हूँ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। अरब सागर में लक्षद्वीप था और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। उसके बाद भारत का जो यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, बाउंड्री है, भारत महाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बना है। तो भारत उपमहाद्वीप यहाँ पे देखिए, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला यहाँ पे किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद है यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चौथा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है। तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 37 डिग्री और 6 मिनट पे है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। और उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या था। छठवां क्वेश्चन था आपका भारत का सबसे पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी देशांतर। यहाँ पे देशांतर पूछा, याद रखिएगा। तो 68.7 और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। अब आपसे सातवां क्वेश्चन देखिए, पूछा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है, यहाँ पे देखिए सातवां क्वेश्चन, कन्याकुमारी। उसके बाद यहाँ पे आठवां क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो यहाँ पे काफ़ी ये है, पाक जल डमरू, जो जल संधि है उसको पाक जल डमरू कहते हैं। ये है भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा, भूल के मत पाकिस्तान मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पाक नाम है तो इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पाक जल संधि आपका जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। और आठवां क्वेश्चन क्या था? आठवां क्वेश्चन था, नौवां क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली। अब यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये देखने को मिलेगा। या इसके बाद देखिए यहाँ पे है परियोजना कार्य है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है। अपने राज्य का विस्तार अक्षांश एवं देशांतर में ज्ञात कीजिए और रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। तो अपने राज्य का अक्षांश देशांतर आपको खुद बताना है, आप अपने राज्य के अनुसार करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे अलग अलग राज्य से हैं, तो कोई एक आंसर आप लोगों के लिए परफेक्ट नहीं होगा, आप गलत कर देंगे। इसलिए आप अपने राज्य का अक्षांश और देशांतर निकाल लीजिएगा, गूगल पर देखेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद सातवां क्वेश्चन जो है रेशम मार्ग के बारे में बताना है। तो रेशम मार्ग का भी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, लेकिन आपको हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बताया है जिससे आपको सरलता मिलेगी। रेशम मार्ग चीन एवं भूमध्य सागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता था। अतः 1877 में फर्डिनेंड वॉन
रिक्टोफेन नामक एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। पारंपरिक रेशम मार्ग पूर्व एवं पश्चिम के बीच संबंध के कारण विकसित हुआ, जिसने सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। हाल के वर्षों में रेशम मार्ग एक बार पुनः समुद्री मार्ग एवं थल मार्ग दोनों के प्रयोग से किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, डिटेल में मैंने बताया, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, जिससे आप लोगों को अभी तो पढ़ने में आसानी हो, फ्यूचर में भी आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 9th का है, अब शुरू हो गया है, तो आगे चल के यही सारी चीज़ें जीके में जीएस में बदल जाती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को NCERT के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको अगर क्वेश्चन आंसर देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।